अब देखो बच्चों एक चीज और बता देता हूं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये कहलाता है थ्री डायमेंशनल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑफ एटम्स। तो क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। किसी भी एटम का देखो अभी तक जितने मॉडल आपने देखे, चाहे बोर मॉडल हो और चाहे समरफील्ड, एटम को फ्लैट बताया गया है, इस तरह से चपटा प्लेट की जैसा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन, ठीक है, प्लेनर सरफेस। बट इसमें ये बोला गया लेकिन एटम कैसा होता है? थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल एग्जिस्टेंस को बताने के लिए श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया था। थ्री डायमेंशनल कैसे हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इस तरह से नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। जैसे मधुमक्खियां एक जगह भिनभिना रही हो तो आप देखोगे क्लाउड सा बना दिखने लगेगा। तो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से थ्री डायमेंशनल मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जब मोशन करते हैं तो एटम ऐसा दिखता है, एक क्लाउड बना हुआ दिखता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, धुआं धुआं सा बना दिखेगा। तो इस तरह का एक थ्री डायमेंशनल शेप होता है एटम का, बॉल जैसा होता है। तो इस बॉल की स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक इक्वेशन दिया गया था जो बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल है। हमें इस इक्वेशन से क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं वो आपको बता दूं। ये इक्वेशन इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो बहुत सारे मैथमेटिकल रिलेशन लेके सॉल्व किया गया है। इसमें जो साई है ये साई कहलाता है, इसको पढ़ते हैं साई वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मींस होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से वेव की जैसा चलता रहता है। वेव का मतलब है कि ऐसे नहीं बिल्कुल सर्कुलर पाथ, वेव की तरह ही। तो ये जो वेव बन रही है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, समझ गए ना? साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि साई जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसा वेव मोशन करता है, उस वेव मोशन में जो एम्पलीट्यूड मींस ये हम कहें क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की गहराई ही क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एक तो ये, दूसरा इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब एटम में फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब इससे रिलेटेड मैथमेटिकल रिलेशंस तो है, लेकिन हम इससे एटम का कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते विशेष रूप से। नेक्स्ट होता है कि यहां पर जो साई है, एक क्वेश्चन ये होता है कि एटम का जो कुल साई है वेव फंक्शन वो क्या होता है। तो ध्यान रखें कि एटम में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के मोशन करते हैं। अभी आपने उसमें देखा समरफील्ड में, एक तो रेडियल मोशन, तो एक रेडियल वेव फंक्शन होगा मींस रेडियल मोशन के कारण, जहां रेडियल मोशन जहां इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस घट बढ़ रही है, तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉनिक वेव मोशन कर रही है तो उस मोशन के कारण जो वेव का एम्पलीट्यूड बन रहा है वो होता है रेडियल। और जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी शो कर रहा है, उसके कारण मींस अगर हम ये कहें कि ये है न्यूक्लियस, तो एक तो वेव ऐसा बनेगा इलेक्ट्रॉन का जो कि डिस्टेंस चेंज करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये। और दूसरा इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ये जो है इसमें जो वेव फंक्शन बन रहा है वो इस तरह से होगा, एक ये और एक इसी का थीटा के साथ इस तरह से। कुल मिला के हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे थीटा ऐसे, कि कुल मिला के एक एंगुलर वेव फंक्शन और एक रेडियल वेव फंक्शन, इनका प्रोडक्ट होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कुल वेव फंक्शन। दो पॉइंट, एक लो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, दूसरा टोटल कितना होता है, तीसरा होता है इनके ग्राफ से रिलेटेड। तो देखो बच्चों हम ये कहें कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बने होते हैं, जैसे ये फर्स्ट एस खत्म होते ही फिर 2s स्टार्ट होता है, लेकिन फर्स्ट एस और 2s के बीच में एक वेकेंट स्पेस आता है जिसे बोलते हैं नोड। तो अगर हम इनके ग्राफ लें साई और किसके बीच में आर, तो पहला ग्राफ ऐसा आएगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर ये बढ़ती जाएगी, साई की वैल्यू डिक्रीज होती है, फिर 2s में ये नेगेटिव में चली जाती है, फिर 3s में ऊपर आ जाएगी, फिर 4s में यूं जाएगी। इस तरह के ग्राफ मिलते हैं। तो साई और आर के बीच का अगर आपसे ग्राफ पूछा गया तो एक ग्राफ ये ध्यान रखें, इसमें इस तरह का है, 2s में नीचे वाला आते हैं, 3s में ये ऊपर आ जाएगा, 4s में और नीचे चला जाएगा, तो मतलब 3s तक के लिए ऐसा आएगा। समझ गए ना? तो साई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये वन फेस में तो पॉजिटिव और अपोजिट फेस में चला गया तो नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव। मींस अगर हम ऐसा चलें तो यहाँ साई नेगेटिव है तो ऊपर क्या है? पॉजिटिव है। तो फर्स्ट एस का पॉजिटिव, फिर 2s का नेगेटिव, फिर 3s का पॉजिटिव, इस तरह से चलेगा। ये s के लिए समझ गए ना? तो आप यहां तक नोट करना।
अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर कहलाता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड धुआं फैला हुआ है उसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। समझ गए ना कि न्यूक्लियस के, मान लो ये पॉइंट ले रहे हैं, तो इस पॉइंट में न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक पॉइंट को ले लो, तो यहां पर कितने समय तक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वो क्या कहलाता है, साई स्क्वायर। ध्यान रखें, साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि अगर साई नेगेटिव भी है तो स्क्वायर इसका पॉजिटिव होगा। अगर हम एक ग्राफ लें कि देखो आप इस तरफ चले या इस तरफ चले, ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम यहाँ R लें या हम इस तरफ, तो हमारा ग्राफ यूं आएगा, किसके लिए, फर्स्ट एस के, चाहे इस तरफ चले चाहे इस तरफ चले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर एक नोड आ जाएगी, फिर चलेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी, फिर घटना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला ये है, ये वाला ये है। तो अगर हम साई स्क्वायर और R के बीच में ग्राफ लें तो ये फर्स्ट एस का दिखेगा। अगर हम साई स्क्वायर और ये लिखें तो ये फर्स्ट एस, तो ये क्या हो जाएगा, 2s का हो जाएगा। मतलब 2s के लिए ग्राफ ऐसा दिखेगा कि पहले एक नोड आएगी, फिर 2s स्टार्ट हो गया, फर्स्ट एस, फिर नोड, फिर 2s। और अगर हम 3s के लिए बात करें तो 3s में ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब ये फर्स्ट एस का दिख रहा है, तो ये 2s, तो ये 3s का है, तो इसमें दो नोड बनी हुई दिखाई देंगी। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होती जाती है, बट जहां पर जीरो होगी यहां पर ये तो कहलाती है नोड, और जहां मैक्सिमम होती है उसे बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल। मींस जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम तक रहता है, मींस जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होती है वहीं पर होता है क्या, ऑर्बिटल। तो ये ग्राफ्स होते हैं साई स्क्वायर और R के, साई के और R के मैंने आपको बताई दिए। एक और बताता हूं, आप इसे और नोट करें। एक और नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं R। क्या बोलते हैं बच्चों, R। तो देखो अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी एक यूनिट पॉइंट पर, एक यूनिट वॉल्यूम पर, एक छोटे से वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसे तो हम बोलते हैं क्या, साई स्क्वायर। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम, ठीक है, न्यूक्लियस, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो है साई स्क्वायर। लेकिन अब आता है कि R क्या है। R मतलब होता है कि इस पूरी सेल, यहां हम ये मान लें कि डिस्टेंस जिसकी R है न्यूक्लियस से और थिकनेस है dr, तो इस पूरी सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, या हम ये कहें कि टोटल इस पूरी सेल में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो है वही क्या कहलाती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल सेल of thickness dr and distance r from nucleus। समझ गए ना कि जैसे मैं यहां खड़ा हूं, इतने से पॉइंट में मेरी कितनी प्रोबेबिलिटी है मिलने की, एक तो ये हो गई साई स्क्वायर, और इस पूरे कमरे में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस पोजीशन में कितना है, इसका वॉल्यूम ले लूं मैं, जितने में मैं खड़ा हूं, इस पूरे कमरे का वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल r आ जाएगा। बिल्कुल जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला है 4 पाई स्क्वायर dr। मींस इस पूरी यूनिट की इस सेल में, इस सेल के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है मिलने की, वही कहलाता है R। तो साई स्क्वायर इनटू 4 पाई r dr, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मींस ये सीधा है कि इट गिव द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट। तो समझ गए बच्चों कि किसी भी एक कोश में जिसकी थिकनेस dr है, डिस्टेंस r है, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, कि जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं तो आपके पाए जाने की संभावना कमरे में, तो वो तो हो गई साई स्क्वायर, और आप पूरे मोहल्ले में घूमते हैं तो उस पूरे मोहल्ले में पाए जाने की संभावना निकालनी है, तो कमरे का आयतन प्लस इनटू क्या करते हैं हम, उस पूरे मोहल्ले के आयतन का गुणा कर दें तो वो आपकी मिल जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी जितने में आप घूमते रहते हैं। वैसे ही कि इस पूरी ऑर्बिट के पर्टिकुलर एक पोर्शन में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की वो है साई स्क्वायर, और इस पूरे में मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बस साई स्क्वायर में इनटू कर दो,
क्यों? क्योंकि ये यूनिट वॉल्यूम का मिलने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, और ये पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से अब हम इसमें भी ग्राफ ले लिए जाते हैं, पूछे जाते हैं इसके ग्राफ्स। तो ये भी मैं बता दूं, तीनों ग्राफ बता दिए मैंने, साई के, साई स्क्वायर के, और एक इसके ग्राफ आते हैं आर और डिस्टेंस आर के बीच में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हम देखें कि एक सेल दूसरी सेल ये है, तो इसमें आपने देखा कि जो आर है वो है साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, क्या था ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पर आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ लें, यहाँ पर लें आर और यहाँ पर स्मॉल आर, तो ऐसा ग्राफ आएगा फर्स्ट टेस्ट का। क्यों आएगा? क्योंकि न्यूक्लियस के पास में तो ये आर की वैल्यू 0 रहेगी। न्यूक्लियस से जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साई की वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऐसे में इस तरह से फर्स्ट टेस्ट का होगा। आपसे 2s का पूछे तो वो ऐसे आएगा, ये फर्स्ट टेस्ट, तो ये क्या होगा? 2s का। क्यों? क्योंकि और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो r की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, साई ज्यादा चेंज होता नहीं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2s का, अगर हम यहाँ पर r और इसमें ये p का लें तो इस तरह से 2p का आएगा, ऐसा कर देंगे तो 3p का आ जाएगा। ऐसे ही d के बनते हैं, समझ गए ना? 3d में तो यहाँ पर अगर आप r लें और r तो ये d, ऐसे ये 3d तो ये क्या आएगा? 4d का आएगा। तो नोड आप देख रहे हैं कि अगर ये जो बीच में पार्ट आ रहे हैं ना, ये क्या है? नोड। नोड वो पार्ट है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, वो कहलाता है नोड। तो देखो इसमें दो, ये जो नोड बन रही है ना, इसको बोलते हैं कौन सी नोड? रेडियल नोड। मतलब ये जो इस तरह से दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इसको बोलते हैं रेडियल नोड। तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको इनको निकालनी है कि रेडियल नोड कितनी होंगी, तो रेडियल नोड इक्वल टू होता है n - l - 1। देखो s सब सेल है तो n - 1 हो जाएगी, p सब सेल में n - 2। क्यों? क्योंकि l यहाँ 0 होगा, यहाँ l 1 होगा। d में देखोगे तो n - 3, f में देखोगे तो n - 4। मींस अगर आप यहाँ पर 2s लेंगे तो एक नोड आएगी। नोड कितनी आएगी? एक। क्यों? क्योंकि आप 2 वैल्यू, यहाँ n क्या है? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ये लिखा हुआ है। तो नोड कितनी आ जाएगी? 2 - 1 मींस 1। तो ये कहां पर आएगी? देखो 1s और 2s के बीच। अगर आप p में जाएंगे तो आप जब 3p लोगे तो नोड देखो कितनी आएगी? यहाँ पर आपके पास 3 - 2 तो 1, कौन से? 2p और 3p के बीच में। यहाँ पर चले जाए, d है, l कितना होता है? 2। तो जब आप 4d लेंगे, समझ गए ना, तो नोड आप देखोगे 4 - 3 तो 1, और वो आएगी 3d और 4d के बीच में। और f में l = जो होता है 3, तो जब आप 5f लेंगे तब आप देखोगे कि नोड जो है आपके पास 5 - 4 1 आएगी 4f और 5f के बीच में। इस तरह से नोड्स निकाली जाती हैं कि किसी भी नोड सीधा है एनुलर पार्ट बिटवीन सब सेल। सपोज ये एक सब सेल है और ये सब सेल है, तो ये जो बीच में बन रही है यही क्या है? रेडियल नोड। इसी को बोलते हैं नोडल सरफेस। क्या बोला जाता है बच्चों? इसी को नोडल सरफेस। तो इस तरह से नोडल सरफेस निकालनी आ जाती है। एक चीज और बता दूं, हालांकि मैंने इसकी पूरी डिटेल, अच्छी खासी डिटेल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जाओ, वहां पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या हम कहें कि वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम के बारे में समझाया है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में बता दिया, फिर भी पूरा लगभग। तो एक और होता है, एक होती है एंगुलर नोड, ठीक है। एंगुलर नोड जो होती है नंबर ये है इक्वल्स टू एजीमुथल, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर, ठीक है, सबसेल। इतना ध्यान रखना है। जैसे s के लिए l0 होता है तो नो, ठीक है, एंगुलर नोड। ध्यान रखें इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होगी। अगर हम l ये p में चले जाएं तो l = ये होगी 1, तो यहाँ पर 1 एंगुलर नोड होगी। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा आपको। d में चले जाओगे तो l की 2 तो होगी 2 एंगुलर नोड, और f में 3 होता है तो होगी 3 एंगुलर नोड। देखो s इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ऐसा पार्ट स्पेस नहीं बनता। द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, तो ऐसा कहीं पर नहीं बनेगा क्योंकि ये बॉल शेप है। लेकिन अगर आप p ऑर्बिटल में चले जाओ
तो यहाँ पर ये क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो ये जो प्लेन बन रहा है, आप अगर मान लो इसे पी वाई माने तो ये एक्स और जेड है, तो आप देखोगे पी वाई ऑर्बिटल है, इस तरह से लेंगे आप, तीन एक्सिस होती है एक्स वाई जेड। अगर आप पी एक्स लोगे तो क्या बचेगी वाई जेड, पी वाई लोगे तो क्या बचेगी एक्स जेड, और पी जेड लोगे तो क्या बचेगा एक्स वाई। ये कहलाते हैं हर एक ऑर्बिटल के साथ एक एक क्या होगा, पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं हर एक पी ऑर्बिटल्स के साथ एक एक क्या होंगे इनके एंगुलर या नोडल प्लेन। इन्हीं को एंगुलर नोड बोलते हैं या नोडल प्लेन, इनको क्या बोलते हैं नोडल प्लेन। अगर आप डी में चले जाओ, डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, पी में हर एक ऑर्बिटल के साथ एक नोडल प्लेन। डी ऑर्बिटल में चले जाओगे तो आप देखोगे डी जेड स्क्वायर, इसके में नोडल प्लेन नहीं होता, एक तो ये ध्यान रखना, नोडल प्लेन जीरो होगा। बाकी के लिए देखो, अगर आप यहां देखें कि ये एक ऑर्बिटल है, ये सॉरी पहले मैं इनको बना के बता दूं कि यहां पर एक ऑर्बिटल है ऐसे और एक ये है, ये x और ये y है, तो एक ऑर्बिटल ये है। तो आप देखोगे कि ये ऑर्बिटल इन दोनों के बीच में है। तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन देख रहे हैं आप कि अगर हम ये ले लें डी एक्स वाई, एक्स और वाई, तो ये होगा वाई जेड एक्स जेड, इस तरह से डी वाई जेड लोगे तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई एक्स जेड, और डी हारा वाला, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको प्लेन देखिए, 2 मिनट। अब देखो बच्चों, मैं आपको ये नोड एक बार और रिपीट कर दूं, एंगुलर नोड कैसे, तो इसको कहते हैं नोडल सरफेस, सॉरी नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं एंगुलर नोड को? नोडल प्लेन। जो कि किसी भी ऑर्बिटल में निकालना है तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, उसके बराबर होती है। एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। पी में हर एक ऑर्बिटल के लिए एक नोडल प्लेन होगा, डी में हर एक ऑर्बिटल के लिए 2 नोडल प्लेन होंगे, और एफ में हर एक ऑर्बिटल के लिए 3 नोडल प्लेन होंगे। अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी ऑर्बिटल्स में डी एक्स वाई, अगर आप ऑर्बिटल लेते हैं तो वाई जेड और जेड एक्स 2 नोडल प्लेन होंगे उसमें। वाई जेड में लेंगे तो इन 3 का ग्रुप ले लो आप, एक ग्रुप यहां रखो तो बाकी 2 को यहां रख दो, इस तरह से ये 2 नोडल प्लेन होंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी 2 नोडल प्लेन होते हैं, और जेड में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि जेड ऑर्बिटल में देखोगे कि यहां पर एक क्लाउड बन जाता है, जिसके कारण कहीं ऐसा प्लेन नहीं बनता जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 की जा सके। बट अगर हम यहां पर कहें ये ऑर्बिटल्स है तो ये x है, ये y है और ये है z, तो आप देखोगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, x z या फिर y z के बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी, बट इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। तो और अगर आप इन 2 डंबल की बात करें जो एक्सिस में है तो ये नोडल प्लेन बन जाएंगे। तो dz स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब ऑर्बिटल्स में 2 नोडल प्लेन होंगे। p में आप जाओगे तो px py pz में एक नोडल प्लेन दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक p ऐसा डंबल लेंगे तो ये है x, तो ये है z, तो ये है y, तो py ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं x z आ रहा है, ऐसे ही हर एक में होगा। और s ऑर्बिटल को मैं बता चुका हूं 0 नोडल प्लेन होगा। तो इस तरह से आपको ये था हमारा एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड मैटर था, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।